देशज के खास आयोजन गल्पगोई में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी के विशिष्ट कहानीकार श्री कैलाश बनवासी। आप में से बहुत सारे लोगों ने बाजार में रामधन शीर्षक कहानी पढ़ी हो। इसी कहानी से चर्चा में आए थे हिंदी कथा जगत में कैलाश बनवासी। कैलाश बनवासी के 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। लक्ष्य तथा अन्य कहानियां, बाजार में रामधन, पीले कागज की उजली इबारत, प्रकोप और जादू का है। इनका एक उपन्यास भी छप चुका है, लौटना नहीं है। कैलाश बनवासी को इनके कथात्मक अवदान के लिए प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान सहित कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के कहानीकार कैलाश बनवासी का और उनसे आग्रह करता हूं वे अपनी कहानी सुनाएं। श्री कैलाश बनवासी। मैं आज जो कहानी पढ़ने जा रहा हूँ वो है बाजार में रामधन। बाजार में रामधन में यह जो कहानी है, मुझे लगता है कि हिंदी कहानी में इस कहानी को जिस तरह से मकबूलियत मिली है वो मैं अपने पाठकों का इस लिहाज से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और इस कहानी थोड़ी सी मैं बता दूँ कि यह कहानी वसुधा में 1996 में महेश कटारे और कमला प्रसाद ने जो कहानी विशेषांक निकाला था वसुधा का, उसमें यह प्रकाशित हुई थी। लेकिन काफ़ी समय तक इस तरह से उसके बाद इसको वैसे कोई चर्चा नहीं मिली थी। यह कहानी चर्चा में तब आई जब हंस ने किसान विशेषांक निकाला और गौरीनाथ उसके संपादक थे। उन्होंने नामवर जी को कहानी पढ़ने को दी थी, तो संभवतः नामवर जी ने उस समय कहानी को पहली बार पढ़ा और फिर उन्होंने चर्चा की। तो इस तरह से नामवर जी ने बहुत प्रशंसा की इस कहानी की और तो एक तरह से उसका लाभ परोक्ष रूप से मुझे मिला। तो ये कहानी जो है मेरा बाजार में रामधन शीर्षक संग्रह से, जो कि ज्ञानपीठ से छपी थी, तो मैं आपको सामने रख रहा हूँ। तो यह संग्रह 2004 में छप करके आई, तो उसकी यह कहानी है बाजार में रामधन। मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। यह बालोद का बुधवारी बाजार है। बालोद इस जिले की एक तहसील है। कुछ साल पहले तक यह सिर्फ एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां किसान थे, उनके खेत थे, हल बखर थे, उनके गाय बैल थे, कुएं और तालाब थे, उनके बरगद, नीम और पीपल थे। पर अब यह एक छोटा शहर है। शहर की सारी खूबियां लिए हुए, आसपास के गांव देहातों को शहर का सुख और स्वाद देने वाला। इसी बालोद के हफ्तावार भरने वाले बुधवारी बाजार की बात है। रामधन अपने एक जोड़ी बैल लेकर यहाँ बेचने पहुंचा था। बाजार अभी भरना बस शुरू ही हुआ था। वैसे भी 2:30-3 बजे धूप में खरीदारी करने कौन निकलता है। इसके बावजूद यहाँ चारों तरफ रंगीनी और रौनक है। पता नहीं क्या बात है, रामधन जब भी यहाँ आता है बाजार और शहर की रौनक को बढ़ा हुआ ही पाया है। अपने बैलों को लेकर वह उधर ही बढ़ गया जहाँ गाय बैलों का बाजार भरता है। बैलों का यह कोई कम बड़ा बाजार नहीं है। बैलों का पूरा हुजूम मौजूद है। 200-250 से भला कम क्या हो। रामधन के चेहरे मोहरे, उसकी चीकट बंडी, मटमैली धोती, जिसका मटमैला रंग किसी साबुन पानी से नहीं धुलता, देखकर कोई भी सहज जान सकता है कि वह किस स्तर का आदमी है। रामधन के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी दे देना मैं उचित समझता हूँ।
उम्र होगी उसकी लगभग 32 साल की। संपत्ति के नाम पर 2 एकड़ खेत है, 2 बैल और एक टूटता फूटता पुरखौती कच्चा मकान। परिवार में बुढ़िया माँ है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, 2 बच्चे और एक छोटा भाई है, मुन्ना। रामधन 4वीं तक ही पढ़ा हुआ है, लेकिन मुन्ना को 12वीं पास किए हुए 2 साल गुजर चुके हैं। रामधन ने अपने छोटे भाई को कॉलेज नहीं पढ़ाया, कुछ तो इसलिए कि उनके सरीखे लोगों के पढ़ने लिखने से कुछ होता हवाता नहीं। दूसरी बात और असल बात वही घर की आर्थिक तंगी। वैसे यह शब्द मैं जानबूझकर प्रयोग नहीं करना चाहता। मुझे लगता है यह एक बेहद गंभीर और संवेदनशील शब्द है। मुझे यह भी लगता है कि दुनिया भर के वक्ताओं ने घसीट घसीट कर दूसरे तमाम बड़े और महान शब्दों की तरह इसे भी ठस और निर्जीव बना डाला है। इसे लिखते हुए मुझे इस बात का डर है कि समाचारों में रोज सुनने जाने वाले शब्दों की तरह यह सस्ता और अर्थहीन न रह जाए। है तो रामधन और उसकी पत्नी मेहनत मजदूरी करके ही अपना पेट पाल सकते हैं और पाल रहे हैं, लेकिन मुन्ना क्या करे? वह तो गांव का पढ़ा लिखा नौजवान है, जिसे स्कूली भाषा में कहें तो देश को आगे बढ़ाने वालों में से एक। वह पिछले 2 सालों से नौकरी करने के या खोजने के नाम पर इधर उधर घूम रहा है, परंतु अब वह इनसे भी उठ चुका है और कोई छोटा मोटा धंधा करने का इच्छुक है। लेकिन धंधा करने के लिए भी पैसा चाहिए, और पैसा भैया बैलों को बेच दो। मुन्ना ने यह बात किसी खलनायक वाले अंदाज में नहीं कही। उसने जैसे बहुत सोच समझ कर यह कहा था। इसके बावजूद रामधन को गुस्सा आ गया। ये क्या कह रहा है तू? ठीक है तो कह रहा हूं मैं, बेच दो इनको, मैं धंधा करूंगा। रामधन को एक गहरा धक्का लगा था। अब यह भी मुंह उठाकर बोलना सीख गया है मुझसे। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि मुन्ना उसे बेचने को कह रहा है जो उनकी खेती का आधार है। रामधन ने बात गुस्से में टाल दी। अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो पहले उतना कमाओ। इसके लिए घर की चीज क्यों खराब करता है? पहले कमा, इसके बाद बात करना। हम तेरे लिए घर की चीज नहीं बेचेंगे, समझे? लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। झंझट था कि दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। आखिर ये दिन भर बेकार में बंधे ही तो रहते हैं। खेती किसानी के दिन को छोड़कर कब काम आते हैं ये भला? यहाँ खा खा कर मुटा रहे हैं। मुन्ना अपने तर्क रखता। अच्छा, रामधन कहता, तो हमारा काम कैसे चलेगा? अरे यहाँ कितने ही तो ट्रैक्टर वाले हैं, उसे किराए से ले आएंगे। खेत जुतवाओ, मिजवाओ और किराया देकर छुट्टी पाओ। वाह, इसके लिए तो जैसे पैसा कौड़ी नहीं लगेगा। दाऊ क्या हमारा ससुर है जो फोकट में ट्रैक्टर दे देगा? लगेगा क्यों नहीं? क्या इनकी देखभाल में खर्चा नहीं लगता? लगता है, मगर तेरे ट्रैक्टर से कम, समझे? बात तो ट्रैक्टर की ऐसे कर रहा है तू। मालूम भी है उसका किराया? मालूम है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। मुन्ना ने कहा, यहाँ जब बैल बीमार पड़ते हैं तो कितना ही रुपया उसके इलाज पानी में चला जाता है, तुम इसका हिसाब किए हो? साला पैसा अलग और झंझट अलग। मगर किसी की बीमारी को कौन जानता है? तभी तो मैं कहता हूँ बैलों को बेचो और सुविधा पाओ। बातचीत हर बार अपनी पिछली सीमा लांघ रही। कहने को तो मुन्ना यहाँ तक कह गया था कि इन बैलों पर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी हक है। इस बात ने लाजवाब कर दिया था रामधन को और अवाक। कभी नहीं सोचा था उसने कि मुन्ना उसके जैसे सीधे साधे आदमी से ऐसे हक की बात करेगा। मुन्ना को क्या लगता है मैं उसका हिस्सा हड़पने के लिए तैयार बैठा हूँ? रामधन खूब रोया था इस बात पर उस रात अकेले में। बैल उसके पिता के खरीदे हुए हैं,
यह बात सच है। जाने किस गांव से भागकर इस गांव में आ गए थे ये बैल। तब बछड़े ही थे और साथ में बंधे हुए थे। किसी ने पकड़कर कांजी हाउस के हवाले कर दिया था उन्हें। नियम के मुताबिक कुछ दिनों तक उनके मालिक का रास्ता देखा गया ताकि जुर्माना लेकर छोड़ सके। लेकिन जब इंतजार करते करते ऊब गए और कोई उन्हें छुड़ाने नहीं पहुंचा, तो सरपंच ने इनकी नीलामी करने का फैसला किया था। यह संयोग ही था कि रामधन के गंजेड़ी बाप के हाथ उस समय कुछ रुपए थे और सनकी तो वह था ही। जाने क्या जी में आया जो दोनों बछड़े वहां से खरीद लाया। तब से ये घर में बंध गए और रामधन की निगरानी में पलने लगे। खेत जोतना, बैलगाड़ी में फांदना, उनसे काम लेना, उनके दाना पानी भूसा का ख्याल रखना, उनको नहलाना धुलाना, उनके बीमार पड़ने पर इलाज के लिए दौड़ भाग करना, सब रामधन का काम था। तब से ये बैल रामधन से जुड़े हुए हैं। इनके जुड़ने के बाद रामधन इतना जरूर जान गया है कि भले ही बेचारों के पास में बोलने के लिए मुंह और भाषा नहीं है, लेकिन अपने मालिक के लिए भरपूर दया माया रखते हैं। इनकी गहरी काली तरल आंखों को देखकर रामधन को यह भी लगता है कि ये हमारे सुख दुख को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बिल्कुल अपने किसी सगे की तरह। तभी तो वह इतना उन्हें चाहता है, इतना लगाव उनसे रखता है। इन्हें बेचने की बात जब उठी, तब से ही उसे लग रहा है जैसे उसकी सारी ताकत जाने लगी है। रामधन मुन्ना को समझा नहीं पा रहा था, वह समझा भी नहीं सकता था। अब कैसे समझाता इस बात को कि बैल हमारे घर की इज्जत है, घर की शोभा है और इससे बढ़कर हमारे पिता की धरोहर है। उस किसान का भी कोई मान है समाज में जिसके घर में एक जोड़ी बैल नहीं है। कैसे समझाता कि हमारे साथ रहते रहते ये भी घर के सदस्य हो गए। जो भी रूखा सूखा पेच पसिया मिलता है उसे में खुश रहते हैं। वह मुन्ना से कहना चाहता था, तुमको इनका बेकार बंधा रहना दिखता है, मगर इनकी सेवा नहीं दिखती, इनकी दया माया नहीं दिखती। और सचमुच मुन्ना को कुछ दिखाई नहीं देता था। उसके सिर पर तो जैसे भूत सवार है धंधा करने का। रोज रोज की झिकझिक से उसकी पत्नी भी तंग आ चुकी है। उसने कहा था, रोज के झंझट से तो अच्छा है कि चुपचाप बेच दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मुन्ना कहने लगा है, अगर तुम नहीं बेच सकते भैया तो मुझसे कहो, मैं बेच दूंगा उन्हें बढ़िया दाम में। बाजार की भीड़ अब बढ़ रही है, चारों तरफ शोरगुल और भीड़ भाड़। यहाँ की रौनक देखकर रामधन को महादेव घाट के मेले की याद आ गई। हर साल माघी पुन्नी के दिन भरने वाला मेला, वहाँ भी ऐसी ही भीड़ और रौनक होती है। पिछले साल ही तो गया था उसका परिवार और पास पड़ोस के लोग भी गए थे। जितने उसकी बैलगाड़ी में समा जाए सब चलो। पूरी रात भर का सफर था और जाड़े की रात, फिर भी मेले के नाम पर इतना उत्साह कि सब अपना कथरी कंबल संभाले आ गए थे। रामधन को आज भी वह रात याद है। अंजोरी रात का उजाला इतना था कि हर चीज चांदनी में नहा गई। खेत, मेड़, नहर, पेड़, तालाब सब जैसे दिन की ही बात। उनके हंसने खिलखिलाने से जैसे बैलों को भी इसका पता चल गया था। रात भर पूरे उत्साह और आनंद से दौड़ते रहे, खन 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 खन। गाय बैलों का एक मेला लग गया है, मेला सा लग गया है यहाँ। हर किस्म के बैल, काले, सफेद, लाल, भूरे और चितकबरे, अलग अलग कद काठी के बैल, नाटे, दुबले, मोटे। ग्राहकों की आवाजाही और पूछताछ शुरू हो चुकी है। बैलों के बाजार में धोती पटका वाले किसान हैं और सौदेबाजी चल रही है। रामधन के बैलों को भुलऊ महाराज परख रहे हैं। आसपास के गांवों में उनकी पंडिताई खूब जमी है। चाहे ब्याह करना हो, सत्यनारायण की कथा कराना हो, मरनी हरनी पर गरुड़ पुराण बांटना हो, सब भुलऊ महाराज ही करते हैं। कुछ साल पहले तक तो कुछ नहीं था इनके पास, अब पुरोहिती जम गई तो सब कुछ हो गया।
खेती बाड़ी भी जमा चुके हैं अच्छी खासी। महाराज बैलों के पुट्ठों को ठीक तरह से ठोक बजाकर देखने के बाद बोले, अच्छा रामधन, जरा इनको रिंगा कर दिखाओ, चाल देख लूं जरा। रामधन ने बीड़ी का धुआं उगल कर कहा, अरे देख लो महाराज, तुमको जैसा देखना है देख लो, हम कोई परदेसी हैं जो तुम्हारे संग धोखाधड़ी करेंगे। रामधन ने बैलों को पहुंच कर हकाला, हो रे चल चल। दोनों बैल 8-10 डग चले, फिर वापस अपनी जगह पर। भुलऊ महाराज बगुला भगत बने बड़े मनोयोग से बैलों का चलना देख रहे थे, कहीं कोई खोट तो नहीं है। कहने लगे, देखो भैया, मैं तो कुछ भी चीज लेता हूं तो जांच परख कर लेता हूं। देखो ना महाराज, रोकता कौन है, न मैं कहीं भागे जा रहा हूं न मेरे बैल, अच्छे से देख लो, धोखाधड़ी की कोई बात नहीं है। फिर बामन को दगा देकर हमको नरक में जाना है क्या? पुलव महाराज के चेहरे से लगा रामधन के उत्तर से संतुष्ट हुए। बोले, अच्छा, अब जरा इनका मुंह खोल कर दिखलाओ, मैं इनके दांत गिनूंगा। अभी लो, ये कौन बड़ी बात है। रामधन ने बीड़ी फेंक कर अपने बैलों के मुंह खोल दिए और भुलव महाराज अपनी धोती कुर्ता संभालते हुए नजदीक आए और बैलों के दांत गिनने लगे। दांत गिनते हुए महाराज ने पूछा, तुम्हारे बैल कोढ़िया तो नहीं है? तुम भी अच्छा बात करते हो महाराज, विश्वास नहीं है तो गांव में पूछवा लो 5 परगट, सब पंच गवाही देंगे। ठीक है भाई, ठीक है, मान लिया, अब तुम कहते हो तो मान लेते हैं। महाराज व्यर्थ ही हंसे, फिर अपने बंद छाते की नोक को कसकर जमीन में धंसा, मानो अब सौदे की बात हो जाए। महाराज ने अपने को थोड़ा सा खास खार कर व्यवस्थित किया, फिर पूछा, हाँ तो बताना भाई, कितने में दोगे? रामधन विनम्र हो गया, मैं तो पहले ही बता चुका हूं मालिक। नाराजगी से भुलव महाराज का चंदन और रोली का तिलक लगा माथा सिकुड़ आया। फिर वही बात, वाजिब दाम बताओ रामधन, वाजिब दाम। बिल्कुल वाजिब लगा रहा हूं महाराज, भला आपसे क्या फायदा लेना? रामधन ने उसी नम्रता से कहा। जाफरानी जर्दा वाले पान का स्वाद महाराज के मुंह में बिगड़ गया। पीक थूक कर खींच कर बोले, क्या यार रामधन, जान पहचान के आदमी से तो कुछ तो कम करो, आखिर एक गांव घर के होने का कोई मतलब है कि नहीं है? रामधन का जी हुआ कह दे, महाराज तुम तो लगन पड़ने के बाद एक पाई कम नहीं करते, आधा अधूरा बिहाव छोड़कर जाने की धमकी देते हो, अगर दक्षिणा तनिक भी कम हो जाए। गांव घर जब तुम नहीं देखते तो भला मैं क्यों देखूं? लेकिन लगा इससे बात बिगड़ जाएगी। उसने सिर्फ इतना ही कहा, नहीं पड़ेगा महाराज, मेरी बात मानो, अगर पड़ता तो मैं दे देता तुम। भुलव महाराज अब बुरी तरह बमक गए और गुस्से से उनके पतले लंबूतरे चेहरे की नरम झुर्रियां लहरा उठी। तो साले एक तुम ही हो जैसे दुनिया में बैल बेचने वाले, बाकी ये सब तुम मुंह देखने वाले हैं, इतना गुमान ठीक नहीं है रामधन। महाराज की तेज आवाज से आसपास के लोगों का ध्यान इधर ही खींच गया। रामधन ने इस समय गजब की शांति से काम लिया। मैं कब कह रहा हूं महाराज, तुमको नहीं पोसाता तो झन खरीदो, दूसरा देख लो, यहाँ तो कमी नहीं है जानवरों की। इतना तो रामधन भी जानता है कि ग्राहक गुस्सा भले ही हो जाए, बेचने वाले को शांत रहना चाहिए। महाराज गुस्से से थरथराते खड़े रहे। कुछ लोग आसपास घेरा बनाकर जमा हो गए, गोया कोई तमाशा हो रहा। इधर उधर घूमकर सहदेव फिर वापस आकर खड़ा हो गया और सारा माजरा देखता रहा था। चुपचाप बोला उसने, देखो रामधन, तुमको पोसा रहा है तो बोलो, मैं अभी खड़े खड़े खरीद लेता हूं। रामधन जानता है सहदेव को, यह गांव गांव के बाजार में घूमकर गाय बैलों की खरीदारी में दलाली करता है। खरीदार के लिए विक्रेता को पटाता है और विक्रेता के लिए ग्राहक को। ये बैल के पारखी होते हैं। सहदेव उथरेल गांव के भुवनेश्वर दाऊ के लिए दलाली कर रहा है।
रामधन अपने बैलों की तरफ पुआल बढ़ाता हुआ बोला, नहीं भाई, इतने कम में नहीं पोसाता। रामधन का वही सधा हुआ और ठहरा हुआ टका सा जवाब सुनकर जैसे महाराज की देह में आग लग गई। देख देख देख, इसको कैसे जवाब देता है। मैं कहता हूँ, अरे कैसे नहीं पोसाएगा यार, सब पोसाएगा। देख, सब जगह सौदा पड़ रहा है। झल्लाहट में महाराज के कत्था से बुरी तरह रचे काले भूरे दांत झलक गए। मैं तो कह रहा हूं महाराज, हाथ जोड़कर कह रहा हूं। रामधन ने सचमुच में हाथ जोड़ लिए। आप वहीं से खरीद लो। अब सहदेव भी बिदक गया। हालांकि वह शांत स्वभाव का आदमी है। बोला, ले रे साले, ज्यादा नखरा जन मार। तेरे बैल बढ़िया दाम में बिक जाएंगे। देख, तेरे बैल खरीदने भुवनेश्वर दाऊ खुद आए हैं। रामधन ने कुथरेल के भुवनेश्वर दाऊ को देखा, जो सामने खड़े थे, सौदेबाजी देखते हुए। अधेड़ दाऊ की आंखों में धूप का रंगीन चश्मा है, सुनहरे फ्रेम का। वे बड़े इत्मीनान और सलीके से पान चबाते खड़े हैं। भुलऊ महाराज की तरह गंवारूपन के साथ नहीं, जिनके होठों से पान की पीक लगातार लाल की तरह चू रही है। रामधन को बहुत असहज लग रहा था। इस भीड़ के केंद्र में अब वही है, और ऐसा बहुत कम हुआ है। सब पीछे पड़े हैं। एक क्षण को गर्व भी हुआ उसे अपने बैलों पर। उसने बैलों को पुचकार दिया और बैलों के गले की घंटियां टुनटुना उठी। अब दाऊ ने अपना मुंह खोला। देखो भाई, मुझको तो हल बैल का कुछ मालूम नहीं। मैं तो नौकरों के भरोसे खेती करने वाला आदमी हूँ। बस हमको बैल बढ़िया चाहिए, खूब कमाने वाला, कोढ़िया नहीं होने चाहिए बैल। रामधन ने अपने बैलों को दुलारा। शक सुबह की कोई बात नहीं है दाऊ। मैं अपने मुंह से इनके बारे में क्या कहूँ। गांव के किसी भी आदमी से पूछवा लो, वो बता देगा आपको। आप चाहो तो इनको दिन भर दौड़ा लो, पानी छोड़कर कुछ और नहीं चाहिए इनको। वहां खड़े खड़े भुलऊ महाराज का धैर्य और संयम अब चुकने लगा था। बोले, 3200 दे रहा हूं नगद। और कितना दूंगा? साले 2 टके के बैल आदमी और कितना देगा? रामधन अटल है। नहीं पड़ेगा महाराज। 4000 माने 4000। अब महाराज के चेहरे पर गुस्सा, क्षोभ, तिलमिलाहट और पराजय का भाव देखने लायक था। लगता था भीतर ही भीतर क्रोध से दहक रहे हैं और उनका बस चले तो रामधन को भस्म करके रख दें। अब सहदेव ने कहा, देखो भाई, तुमको तुम्हारी आमदनी मिल जाए, तुमको और क्या चाहिए फिर? अरे आमदनी की ऐसी की तैसी, मेरा तो मुद्दल भी नहीं निकलता मेरे बाप। रामधन भी चिल्ला उठा। भुलऊ महाराज को इस बीच जैसे फिर मौका मिल गया। अपना क्रोध निकल कर बोले, ले यार, मैं नगद दे रहा हूं 3300। 100 और ले ले, चल, किस्सा खत्म कर, तुम ही खुश रहो। भुलऊ महाराज अपनी रौ में रस्सी पकड़कर बैलों को खींचने लगे जबरदस्ती। महाराज की इस हरकत पर आसपास जमा लोग हंस पड़े। सहदेव तो ठठाकर हंस पड़ा। महाराज, ये दान पुण्य का काम नहीं है। मैं इनके भाव जानता हूं। जितना तुम कह रहे हो उतने में तो कभी नहीं देगा। अभी घंटा भर पहले मैं 3500 बोल करके गया था। 1 घंटा तक इसकी पुला में लेवना लगाया, मुझको नहीं दिया, तो तुमको कैसे दे देगा 3300 में? जमा लोग फिर हंस पड़े। भुलऊ महाराज अपमानित महसूस करके क्षण भर घूरते रहे, फिर गुस्से से अपना गड़ा हुआ छाता उठाया और चलते लगे। महाराज के खिसकते ही भीड़ के कुछ लोगों को लगा अब मजा नहीं आएगा, सो कुछ सरकने को हुए। लेकिन अधिकांश अभी भी डटे हुए थे, किसी नए ग्राहक और तमाशे की उम्मीद में। उन सफेद तगड़े और भूरे बैलों को मुग्ध होकर निहारते हुए तभी भीड़ को चीरता हुआ चैता प्रकट हो गया। चैता इधर का जाना माना दलाल है, विकट, जिद्दी और सनकहा। अपने इसी जिद्दी स्वभाव के भरोसे ही वह जीतता आया है। ऐसे सौदे कराने की कला में वह माहिर माना जाता है। सौदेबाजी में सफलता के लिए वह साम दाम दंड भेद
हर विधि अपना सकता है। पैर पड़ने से लेकर के गाली बकने तक की क्रिया वह उसी सहज भाव से निपटाता है। उसके आते ही ठर्रे का तीखा भपका आसपास भर गया। वह सिर में लाल गमछा बांधे हुए था। अधेड़, काला, किंतु गठीले शरीर का मालिक चैता आते ही दाऊ को देखकर कहा, राम राम दाऊ, क्या बात है? वह अपनी आदत के मुताबिक जल्दी जल्दी बात करता है। दाऊ ने अपनी शिकायत चैता के सामने रखी। अरे देख ना चैता, 3,500 दे रहा हूं, तब भी ये नहीं मान रहा है। तुम हटो सहदेव, मैं देखता हूँ। सहदेव को एक किनारे करता हुआ चैता आगे बढ़ गया। उसने बैलों को देखा और उनके माथे को छूकर प्रणाम किया और बोला, ठीक है दाऊ, मैं पटा देता हूँ सौदा। अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ। रामधन ने कहना चाहा कि इतने में नहीं पुसाएगा, लेकिन चैता इससे बेखबर था। उसे जैसे रामधन की हाँ या ना की कोई परवाह ही नहीं थी। वह अपनी रौ में इस समय सिर्फ दाऊ से मुखातिब था। दाऊ, तुम 10 रुपया दो, बयाना, मैं सब बना लूंगा, तुम देखते भर रहो। दाऊ ने दूसरे ही पल अपने पर्स से 100 का एक नोट निकाल लिया। अरे 10 क्या लेते हो, 100 रखो। रुपए लेकर चैता अब रामधन की तरफ बढ़ा। उसे जबरदस्ती रुपया पकड़ाने लगा। अच्छा भाई, चल जा, बैलों के पैर छू ले, ये बयाना रख और सौदा मंजूर कर। कितने में? रामधन ने गहरे संशय में पूछा। 3,500 में। नहीं जमेगा, रामधन ने स्पष्ट कहा। अब चैता अपने वास्तविक फार्म में उतर आया, जिद करने लगा। अरे देख मेरे भाई, और मान जा। रामधन ने विनम्र होने की कोशिश की। नहीं भाई, नहीं पुसाता, देख मेरी बात मान और जिद छोड़ दे, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। लेकिन चैता भड़क गया। अरे ले रे साले, कितने ही देखे हैं तेरे जैसे, चल रख, पैसा ले और बात खत्म कर। नहीं नहीं, 4,000 से एक पाई कम नहीं। रामधन अपनी बात पर अटल था। रामधन को परेशानी में फंसा देखकर सहदेव बचाव के लिए आगे आया और चैता को समझाने लगा। चैता, जब उसको नहीं पुसाता तो कैसे दे देगा, कुछ समझा कर। देगा, ये देगा और तेरे सामने देगा, तुम देखते तो रहो। चैता ने जमी हुई नजरों से सहदेव को देखा और फिर अपनी जिद पर उतर आया। ले रख यार और मान जा, जा बैलों के पैर छू ले। कोई प्रतिक्रिया रामधन के चेहरे पर नहीं देखकर वह फिर शुरू हो गया। अच्छा चल ठीक है, तुम मुझको एक पैसा भी दलाली मत देना, ये लो तेरे बैलों की कसम, बस एक पैसा मत देना मेरे को। और जो कोई तेरे से पैसा मांगेगा उसकी महतारी के संग सोना, मंजूर? चल। अब रामधन को भी गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारे को कितने बार समझाऊंगा साले, तुमको समझ में नहीं आता क्या? नहीं माने नहीं, तू जा यार यहाँ से, जा। लेकिन चैता भी पूरा बेशर्म आदमी ठहरा, इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। अच्छा, आखिर तू मुझको 100-200 देगा कि नहीं? हैं? मत देना मेरे को, मैं समझूंगा जुए में हार गया या दारू में फूंक दिया। अरे मैं पिया हुआ हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी है कि गलत सलत भाव करने लगूंगा। मेरी बात मान, इससे बढ़िया रेट तेरे को और कोई नहीं देगा, माँ कसम, धरती दाई कसम, कोई नहीं देगा तेरे को। और उसने जमीन की मुट्ठी भर धूल उठाकर अपने माथे पर लगा दी। लेकिन चैता के इतने हथियार आजमाने के बावजूद रामधन बेअसर रहा, अपनी जिद पर कायम रहा। 4,000, बस 4,000। अब चैता ने हार मान ली। वह गुस्से में फुंकारता और रामधन को अंड बंड बकता हुआ चला गया और भीड़ में खो गया। चैता के जाते ही भीड़ छटने लगी। अब वहां किसी दूसरे तमाशे की उम्मीद नहीं रही, क्योंकि शाम धीरे धीरे उतर रही थी। इस समय पश्चिम का सारा आकाश लालिमा से भर उठा था और सूरज दूर पेड़ों के झुरमुट के पीछे छुपने की तैयारी में था। बाजार की चहल पहल धीरे धीरे कम हो रही थी। रामधन ने अपनी बंडी की जेब से बीड़ी निकालकर सुलगा ली। वह आराम से गहरे गहरे कश लेने लगा। तभी सहदेव उसके पास आ गया। उसकी बीड़ी से अपनी बीड़ी सुलगाई, फिर धीरे धीरे कहने लगा, ठीक किए रामधन, बिल्कुल ठीक किए।
इन साले दाऊ लोगों को गाय बैलों की क्या कदर। साला दाऊ रहे चाहे कुछ रहे, अपने घर में होगा। हम आखिर बैल बेचने आए हैं, किसी बाभन को बछिया दान करने नहीं आए हैं। ठीक किया तुमने। सुनकर अच्छा लगा रामधन को। उसने सहदेव से विदा मांगी। अब जाता हूँ भैया, दूर का सफर है, गांव पहुंचने तक रात सांझ हो जाएगी। चलता हूँ। और अपने बैलों को लेकर चल पड़ा। यह लगातार तीसरा मौका है जब रामधन हाट से अपने बैलों के साथ वापस लौट रहा है, उन्हें बिना बेचे। रामधन जानता है गांव वाले उसके इस उजबकपने पर फिर हंसेंगे। घर में पत्नी अलग चिड़चिड़ाएगी और मुन्ना फिर गुस्साएगा। गांव के लोगों को जब से इसका पता चला है, वे अक्सर उससे पूछ लेते हैं, कैसे जी रामधन, तुम तो कल बैल लेकर हाट गए थे, क्या हुआ, बैल बिके कि नहीं। वे रामधन पर हंसते हैं। अच्छा आदमी हो भाई तुम भी, इतने बड़े बाजार में तुमको एक भी मन का ग्राहक नहीं मिला। कुछ अनुमान लगाते हैं, शायद रामधन को बाजार की चाल ढाल नहीं मालूम, इसे मोल भाव करना नहीं आता, उसे अपना माल बेचना नहीं आता। या फिर बात साफ है कि रामधन को अपने बैल बेचने नहीं है। प्रिय पाठकों, अब आप यह दृश्य देखिए और सुनिए भी। रामधन अपने बैलों की रस्सी थामे बीड़ी पीते हुए चुपचाप लौट रहा है पैदल। सांझ को गहरा चुकी है, अंधेरा चारों ओर घिर आया है। वह किसी गांव के धूल कटे कच्चे रास्ते से गुजर रहा है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे वे दो बैल और रामधन नहीं, बल्कि आपस के तीन गहरे साथी जा रहे हैं। हाँ, तीन गहरे साथी। उनके बैलों के गले की घंटियां आसपास की खामोशी को तोड़ती हुई उनके चलने की लय में आराम से बज रही है, टुन 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 टुन। क्या आप सिर्फ यही सुन रहे हैं? तो फिर गलत सुन रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। वे आपस में बातें कर रहे हैं। जी नहीं, मैं कोई कविता या किस्सा नहीं गढ़ रहा। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इस समय सचमुच यही हो रहा है। यह तो समय समय की बात है कि आपको यह कोई चमत्कार मालूम हो रहा है। उसके बैल पूछ रहे हैं, मान लो दाऊ या महाराज तुमको 4,000 दे दिए होते तो क्या तुम हमें बेच दिए होते। रामधन ने जवाब दिया, शायद नहीं, शायद बेचता उनके हाथ में। बेचना तो पड़ेगा ही। बैल कह रहे हैं, आखिर तुम हमें कब तक बचाओगे रामधन, कब तक। जवाब में रामधन मुस्कुरा दिया है, एक बहुत फीकी और उदास मुस्कान, अनिश्चितता से भरी हुई। रामधन अपने बैलों से कह रहा है, देखो, हो सकता है अगली हाट में मुन्ना तुम्हें लेकर जाए। पीढ़ी का यह आखिरी कष्ट था और वह बुझने लगी थी। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आपने कहानी सुनाई। मैं देशज के सभी दर्शक और श्रोताओं से आग्रह करता हूँ कि कैलाश बनवासी की कहानी पर अपनी राय, अपनी टिप्पणी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको कैलाश बनवासी की यह कहानी पसंद आई। मैं आप सभी से यह भी आग्रह करता हूँ कि अगर आपको देशज का यह प्रयास पसंद आता हो तो आप इसके वीडियोस लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।